जैसा कि हम जानते हैं कि मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस होते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो इसके पहले हम लोग प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे स्टाफिंग के बारे में। स्टाफिंग क्या है, स्टाफिंग प्रोसेस क्या है। इसके पहले कि हम लोग स्टाफिंग का मीनिंग को जाने, हम ये जाने कि ये जो 5 फंक्शंस है मैनेजमेंट का, उसमें से स्टाफिंग कैसे अलग है। क्योंकि स्टाफिंग एक सबसे सेंसिटिव फैक्टर है, बिकॉज इट डील्स विद ह्यूमन बीइंग। और कोई ऑर्गेनाइजेशन में कितना भी रिसोर्सफुल हो, लेकिन अगर उसके स्टाफ, उसके एम्प्लॉयज़ अगर कॉम्पिटेंट ना हो तो ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल नहीं हो सकता। इसके विपरीत कम साधन में, कम रिसोर्सेज में भी अगर स्टाफ, एम्प्लॉयज़ कॉम्पिटेंट हो तो ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल हो सकता है। तो लेट अस कम नाउ टू द डेफिनेशन ऑफ स्टाफिंग। तो स्टाफिंग का ऐसे ढेर सारे डेफिनेशन अलग अलग बुक में है, रेफरेंस बुक में है, लेकिन हम लोग यहाँ पर देखें कि स्टाफिंग का जो डेफिनेशन है एनसीईआरटी बुक क्या कहता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको याद करना। स्टाफिंग रेफर्स टू फिलिंग एंड कीपिंग फिल्ड द जॉब पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पे इन द होगा, छूट गया। तो स्टाफिंग रेफर्स टू filling and keeping filled the job positions in the organization structure. This is one of the most important definitions. स्टाफिंग को सिर्फ जॉब पोजीशंस को फिलअप नहीं करना है, बल्कि फ्यूचर सर्कमस्टांसेज को भी देखना है। कुछ लोग रिटायर करेंगे, कुछ लोगों का डेथ हो सकता है, कुछ लोग प्री मैच्योर रिटायरमेंट ले सकते हैं, कुछ लोग वीआरएस ले सकते हैं। उन सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके एक कंटिन्यूअस जॉब पोजीशन को कंटिन्यूअसली फिलअप करके रखना होता है। सो स्टाफिंग रेफर्स टू फिलिंग एंड कीपिंग फिल्ड द जॉब पोजीशंस इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। और मैं आपको बता दूं, बहुत बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन, सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन आया जिसमें सीधे सीधे स्टाफिंग के बारे में नहीं पूछा, क्योंकि स्टाफिंग के बारे में पूछता है व्हाट इज स्टाफिंग, तो यू हैव गॉट चॉइसेस, आपको भी डेफिनेशन वहाँ पे लिख सकते हैं। लेकिन वहाँ पे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा कि विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट रेफर्स टू फिलिंग एंड कीपिंग फिल्ड द जॉब पोजीशंस इन एन ऑर्गेनाइजेशन। और बहुत सारे स्टूडेंट ने आंसर नहीं कर सका, क्योंकि दे नो द डेफिनेशन ऑफ स्टाफिंग बट दे डिडंट स्टडी द एनसीईआरटी बुक, एंड दिस इज primarily being given in the NCERT book that staffing refers to filling and keeping filled the job positions in the organization structure. तो मैं इसलिए इस डेफिनेशन को बार बार रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि आप इसे जरूर याद कर लें, जरूर पढ़ लें। नाउ लेट अस टेक इनटू व्यू द स्टाफिंग प्रोसेस। स्टाफिंग प्रोसेस में ऐसे 8 पॉइंट्स है, और जैसा कि इसके पहले हम लोगों ने प्लानिंग प्रोसेस के बारे में पढ़ा है, फिर ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के बारे में भी पढ़ा है, और यहाँ पे स्टाफिंग चैप्टर में 2 प्रोसेस है, एक स्टाफिंग प्रोसेस है और दूसरा सिलेक्शन प्रोसेस है। तो इसमें हम लोग 2 प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, एक स्टाफिंग प्रोसेस और दूसरा सिलेक्शन प्रोसेस। ठीक है, और उसके बाद जो लास्ट फंक्शन है दैट इज द कंट्रोलिंग प्रोसेस। यानी कि कुल मिलाकर के 5 प्रोसेस जो हमें पढ़ना है, और मैं इसलिए इसको जिक्र यहाँ पे कर रहा हूँ क्योंकि 5 प्रोसेस में ऐसा देखा गया है कि एक प्रोसेस जरूर आता है, तो इसलिए ध्यान रखने वाली बात है। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं स्टाफिंग प्रोसेस के बारे में। दूसरी बात यह है कि हम लोग अभी पढ़ रहे हैं स्टाफिंग प्रोसेस के बारे में, और इसी चैप्टर में एक सिलेक्शन प्रोसेस है। तो बहुत बार ऐसा देखा गया है कि बच्चे
स्टाफिंग प्रोसेस तो याद किए, लेकिन एग्जामिनेशन में आया सिलेक्शन प्रोसेस, तो वहाँ पर स्टाफिंग प्रोसेस को लिख दिया। मतलब यहाँ पे भी कन्फ्यूज़न होता है कि पॉइंट पूरा याद है लेकिन स्टाफिंग प्रोसेस होगा या सिलेक्शन प्रोसेस होगा। तो इस बात का भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि जब हम याद करें तो स्टाफिंग प्रोसेस को, इस चीज़ को, यानी कि स्टाफिंग प्रोसेस आएगा तो हम सिलेक्शन प्रोसेस के पॉइंट्स लिख दें, सिलेक्शन प्रोसेस आएगा तो स्टाफिंग प्रोसेस के पॉइंट्स लिख दें। ये गलतियाँ कई बार होता है बच्चे से, जनरली कई जगह गलतियाँ होती हैं। जैसे मैं देखता हूँ कि मैनेजमेंट का फीचर्स आता है, बच्चा वहाँ इंपॉर्टेंस लिख दिया है, मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस है वहाँ पे फीचर्स लिख दिया, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स एक जैसा है, तो वहाँ पे गलतियाँ होती है। तो ऐसी गलतियाँ नहीं करनी। तो नाउ लेट अस टेक इनटू व्यू the first point of estimating the manpower requirement. Here you can see the manpower, that हर एक ऑर्गेनाइजेशन की मैन पावर की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। लेकिन मैन पावर रिक्वायरमेंट में आप इसमें किस चीज़ को डिस्कस करेंगे? इसमें डिस्कस करेंगे आप, देखिए, estimating the manpower requirement would reveal whether the organization is understaffed, overstaffed और ऑप्टिमली स्टाफ्ड। देखिए, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट में ये देखा जाता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में ना तो ओवर स्टाफ होना चाहिए ना तो अंडर स्टाफ होना चाहिए। अगर हमें 10,000 एम्प्लॉय की ज़रूरत है, हमारे पास अगर 15,000 है, तो 5,000 आइडल ही है, जिसको हमको ऐसे पैसे देने पड़ेंगे, सैलरी देने पड़ेंगे जो ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करेगा। और अगर हमें 10,000 एम्प्लॉय की जरूरत है, हमारे पास 7,000 है, तो अंडर स्टाफ्ड हो जाएंगे। ये भी एक आइडियल सिचुएशन नहीं है, क्योंकि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन का जो एक्टिविटी है उस पर हैम्पर करेगा। इसलिए ऑप्टिमल होना चाहिए, ना तो शॉर्टेजेस ना तो एक्सेसेस, ये देखा जाता है। और इसके लिए क्या है, ये एक स्पेशलाइज जॉब है। तो जो भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर होता है वो इसको देखता है कि बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखता है कि अभी हमारी इतनी ज़रूरत है, कुछ साल के बाद कितने लोग रिटायर करेंगे, कितने डेथ होंगे, वो सारी चीज़ें देखा जाता है। और साथ में मैंने यहाँ पे जिक्र कर दिया, क्योंकि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन एक आया तो इसलिए मैंने जिक्र कर दिया कि मैन पावर रिक्वायरमेंट को पता करने में मदद करता है कौन? वर्क फोर्स एनालिसिस एंड वर्क लोड एनालिसिस कैन हेल्प अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट। तो अंडर स्टाफिंग, ओवर स्टाफिंग ना हो, हमारी कितनी मैन पावर रिक्वायरमेंट है, इसको समझने में, अंडरस्टैंड करने में कौन मदद करता है? वर्क फोर्स एनालिसिस एंड वर्क लोड एनालिसिस। तो ये वर्क फोर्स एनालिसिस एंड वर्क लोड एनालिसिस क्या है? आप एनसीईआरटी के बुक में पेज नंबर 152 में भी देखेंगे, और आप पूनम गांधी के बुक में जहाँ पे क्वेश्चन आंसर दिया है आप वहाँ पे देखिएगा। 2017 का सीबीएसई क्वेश्चन पेपर में आया था वर्कलोड एनालिसिस, वर्क फोर्स एनालिसिस, तो आप वहाँ से भी रेफ़र कर सकते हैं। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टॉपिक होता है, तो मैं इसको एक बार जिक्र कर देता हूँ कि वर्कलोड एनालिसिस क्या है। वर्कलोड एनालिसिस वुड इनेबल एन असेसमेंट ऑफ द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज necessary for the performance of various jobs and accomplishment of organizational objectives. ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए, अकम्प्लिश करने के लिए, एंड जो वेरियस जॉब्स है उसको परफॉर्म करने के लिए हमें कितने नंबर ऑफ एंड टाइप्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज की ज़रूरत है, ये वर्कलोड एनालिसिस में देखा जाता है। वर्कलोड एनालिसिस इनेबल एन असेसमेंट ऑफ द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज नेसेसरी फॉर, कितनी की हमें ज़रूरत है, कितनी हमारे नेसेसरी है, तो ये यहाँ पर देखा जाता है वर्कलोड एनालिसिस में। एंड वर्क फोर्स एनालिसिस जो होता है, यानी कि इसमें कितने नेसेसरी है, कितनी हमारी रिक्वायरमेंट है, ये देखा जाता है। और वर्क फोर्स एनालिसिस क्या होता है? वर्क फोर्स एनालिसिस वुड रिवील द नंबर एंड टाइप्स अवेलेबल, हमारे पास कितने लोग अवेलेबल हैं, ये देखा जाता है। तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टॉपिक को मैं यहाँ पे डिस्कस कर दिया, इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मैं फिर बता दूँ, वर्कलोड एनालिसिस नंबर एंड टाइप्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज नेसेसरी यहाँ पे देखा जाता है, और कितने अवेलेबल हैं इसका क्लू पॉइंट है
ये हो जाएगा वर्क फोर्स एनालिसिस। तो आप एक बार बुक से भी आप रेफर कर लें इसको, लेकिन ये हाई लेवल हाई ऑर्डर क्वेश्चन में आता है, इस तरह से डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चंस में ये आता है, तो आप इसे देख लें। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है रिक्रूटमेंट। अब ये रिक्रूटमेंट क्या होता है? रिक्रूटमेंट में ऐसे हिंदी में इसका अर्थ होता है भर्ती। मैंने यहाँ पर कुछ एक एग्जांपल दिया कि कैसे आप देखिए एक स्कूल में, एक आर्मी पब्लिक स्कूल में एक टीचर की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पर दिया है कि भाई टीचर फॉर बायोलॉजी रिक्वायर्ड, क्या क्या है, अट्रैक्टिव सैलरी। देखिए अट्रैक्ट करता है लोगों को, मतलब लोगों को अप्लाई करने के लिए पर्सुएड करता है कि आप अप्लाई करेंगे। आप देखेंगे कि भाई अगर ₹1,00,000 सैलरी है तो लोग और ज़्यादा अट्रैक्टेड होंगे। तो इस तरह से यहाँ पर है। तो रिक्रूटमेंट का मतलब ये नहीं कि लोगों का सिलेक्शन कर लिया गया है, चयन कर लिया गया है, ये नहीं है। रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है, इसके पहले और एक मैं आपको दिखाता हूँ इमेज। देखिए यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ आपका कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने दिया है, डायरेक्टर का पोस्ट है, क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएट 67,000 to 79,000। ये बेसिक है, ये दरअसल इतना ही पेमेंट नहीं होगा, ये तो बेसिक है, तो पेमेंट तो करीब 1.5 लाख हो जाएगा। तो इस तरह से चीज़ें यहाँ पर दिया है। तो ये रिक्रूटमेंट के लिए लोग एडवर्टीजमेंट में ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं। एनीवे, तो आप देखें कि ये क्या होता है रिक्रूटमेंट। तो रिक्रूटमेंट का मैंने डेफिनेशन यहाँ पे लिख रखा है, आप यहाँ पे देखें। तो दूसरा नंबर पॉइंट है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग पॉसिबल कैंडिडेट्स फॉर ए जॉब और ए फंक्शन। इट हैज़ बिन क्या कहता है, रिक्रूटमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग पॉसिबल कैंडिडेट्स फॉर ए जॉब और ए फंक्शन। यानी कि जो रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कि जो फ्यूचर एम्प्लॉइज है, जो पॉसिबल कैंडिडेट्स है, उसको फाइंड आउट करना है, उसको अट्रैक्ट करना है, उसको अप्लाई करने के लिए जॉब के लिए परसुएड करना है, इनकरेज करना है। इट हैज़ बिन डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर, खोज करना है, फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज एंड स्टिमुलेटिंग दैम, स्टिमुलेटिंग मतलब इंकरेजिंग दैम टू अप्लाई फॉर जॉब्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस है। क्यों पॉजिटिव प्रोसेस है? यहाँ पे कहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अप्लाई करेंगे। क्या फ़ायदा होगा ज़्यादा से ज़्यादा लोग अप्लाई? मान लीजिए कि एक पोस्ट खाली है और एक ही आदमी ने अप्लाई किया, तो आपके पास चॉइस कम हो जाएगा। आपके पास एक पोस्ट है और सपोज 10,000 लोगों ने अप्लाई किया, तो आपके पास चॉइसेस ज़्यादा है। ठीक है, ये अगर एक पोस्ट है, आप कई बार देखेंगे कि अभी जो सिचुएशन दिखाता है कि 4th ग्रेड स्टाफ के लिए वैकेंसी निकलता है, उसमें PhD वाले लोग अप्लाई करते हैं, 10 पोस्ट है, 10,000 लोग अप्लाई करते हैं, बल्कि उससे ज़्यादा करते हैं। तो ये एक अच्छा सिचुएशन नहीं है, ये तो एक हमारी अनएम्प्लॉयमेंट को दर्शाता है। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से देखें तो उसके पास चॉइसेस ज़्यादा अवेलेबल है, क्योंकि उसको कैंडिडेट ज़्यादा में से उसको चूज करना है, तो उसके ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से वो अच्छा होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कैसे इनकरेज करें अप्लाई करने के लिए, तो ये रिक्रूटमेंट होता है। रिक्रूटमेंट आप कह सकते हैं, इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इनकरेजिंग और परसुएडिंग पीपल टू अप्लाई फॉर द जॉब्स, मेकिंग पीपल अप्लाई फॉर द जॉब्स। तो ये रिक्रूटमेंट होता है। रिक्रूटमेंट के 2 सोर्सेज हैं, इंटरनल सोर्सेज एंड एक्सटर्नल सोर्सेज, जो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे इतना ही पढ़ना है। नाउ जो नेक्स्ट पॉइंट है, नंबर 3 पॉइंट, ये है नंबर 3 पॉइंट, सिलेक्शन। ठीक है, अब सिलेक्शन का मतलब क्या होता है? आप देखिए जितने लोग यहाँ पे अप्लाई किए हैं उसमें से किसी बेस्ट को इसको पिक करना है। तो क्योंकि अगर आपके पास एक पोस्ट है, इतने लोगों ने अप्लाई किया, तो आप किसी एक को पिक करेंगे, और किसको पिक करेंगे? जो बेस्ट है। सो सिलेक्शन का देखिए डेफिनेशन मैंने यहाँ पे है लिख रखा है। तो सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ चूजिंग फ्रॉम अमॉन्ग द बेस्ट, choosing from among the pool of the prospective job candidates developed at the stage of recruitment। आप इतना नहीं लिख सकते, आप इतना करिए, सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ चूजिंग और पिकिंग द बेस्ट आउट ऑफ द अप्लाइड कैंडिडेट्स। आप ये भी लिख सकते हैं, जो लोगों ने अप्लाई किया है उसमें से
किसी एक को पिक करना है, जो बेस्ट है उसको पिक करना है, दैट इज व्हाट सिलेक्शन। तो सिलेक्शन प्रोसेस आगे हम लोग पढ़ेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस में भी बहुत सारे स्टेप्स हैं। तो सिलेक्शन करने का तरीका अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग होता है, लेकिन जो उसका मकसद होता है कि हाउ टू सिलेक्ट द बेस्ट आउट ऑफ द अप्लाइड कैंडिडेट। सो सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ चूजिंग फ्रॉम अमॉन्ग द बेस्ट आउट ऑफ द अप्लाइड कैंडिडेट्स। ये एक इजी डेफिनेशन है, आप इसको भी लिख सकते हैं। सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ चूजिंग फ्रॉम अमॉन्ग द पूल ऑफ द प्रोस्पेक्टिव जॉब कैंडिडेट्स डेवलप्ड एट द स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट। तो हमने देखा कि रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस है, क्योंकि वहाँ पे कोशिश की जाती है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करें, लेकिन सिलेक्शन एक निगेटिव प्रोसेस है। ये पॉजिटिव प्रोसेस भी है, लेकिन ज़्यादा ये निगेटिव प्रोसेस है। कैसे? देखिए, जैसे मान लीजिए कि 10 पोस्ट है, 10 पोस्ट आर देयर, 10 पोजीशन खाली है, वैकेंसी है, और 1000 लोगों ने अप्लाई किया है, तो आप कितने को चुनेंगे? 10 को। तो आप जब कहते हैं कि मैंने 10 को चुना, तो ठीक है, ये पॉजिटिव प्रोसेस हो गया, लेकिन सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन रिजेक्शन। आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि आपने 10 को चुना नहीं, बल्कि आपने 990 को रिजेक्ट किया, इसलिए नेगेटिव प्रोसेस होता है। ठीक है, बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन रिजेक्शन। अब इतने सारे लोग अप्लाई किए, जहाँ जितना ज़्यादा अप्लाई करेगा तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए चॉइसेस उतना ज़्यादा होगा। वो चाहेगा कि हम अच्छे को चुने, तो अच्छे को चुने तो क्या करेगा, जिसमें भी थोड़ी सी खामी है या कमियां हैं उसको रिजेक्ट करते जाएगा, और इस तरह से ये रिजेक्शन पर बेस्ड होता है, इसलिए ये नेगेटिव प्रोसेस होता है। तो रिक्रूटमेंट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस बट सिलेक्शन इज अ नेगेटिव प्रोसेस। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, एंड दिस इज द फोर्थ पॉइंट, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। दिस इज द फोर्थ पॉइंट। मैंने पॉइंट नंबर यहाँ पर नहीं लिखा है, लेकिन ये आपका है कौन सा पॉइंट? फोर्थ पॉइंट है, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। ठीक है, ये प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट क्या है, ओरिएंटेशन क्या है? सो लेट अस सी प्लेसमेंट रेफर्स टू द एम्प्लॉय ऑक्यूपाई द पोजीशन और पोस्ट फॉर विच द पर्सन हैज बीन सिलेक्टेड। जिस पोस्ट के लिए, जिस पोजीशन के लिए किसी कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, उसको ऑक्यूपाई करना ही प्लेसमेंट होता है। ठीक है, प्लेसमेंट रेफर्स टू द एम्प्लॉय ऑक्यूपाइंग द पोजीशन और पोस्ट फॉर विच द पर्सन हैज बीन सिलेक्टेड। ये ओरिएंटेशन क्या है? ओरिएंटेशन है, जैसे किसी नए एम्प्लॉय का जब सिलेक्शन होता है तो उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, दूसरे एम्प्लॉयज़ के साथ, वहाँ के वर्क इन्वायरमेंट के साथ उसको कुछ रूल्स रेगुलेशन का नो हाउ दिया जाता है, तो ये ओरिएंटेशन कहलाता है। ओरिएंटेशन मीन्स इंट्रोड्यूसिंग द सिलेक्टेड एम्प्लॉय टू अदर एम्प्लॉयज़, दूसरे एम्प्लॉयज़ को से उसको इंट्रोड्यूस कराना, एंड फैमिलियराइजिंग हिम विद द रूल्स एंड पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस। एंड जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है ऑर्गेनाइजेशन का, जो पॉलिसीज है, उससे इसको फैमिलियराइज कराना, उसको उसकी जानकारी देना, उसके नो हाउ बताना, ये ओरिएंटेशन कहलाता है। नाउ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो लोगों का सिर्फ सिलेक्शन कर लेना, प्लेसमेंट कर देना, ओरिएंटेशन कर देना काफ़ी नहीं है, बल्कि जो मैनेजर है उसको ये देखना होता है कि जिसका हमने सिलेक्शन किया, प्लेस किया, उसकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की भी उसको सोचना होगा। ठीक है, दैट इज everyone must have the opportunity to rise to the top, और उसके लिए उसकी स्किल को बढ़ाना होगा, उसको ट्रेन करना होगा, उसको बेस्ट अपॉर्चुनिटी देना होगा, उसके डेवलपमेंट के बारे में सोचना होगा। तो ये फिफ्थ पॉइंट है, ये जो है ये फिफ्थ पॉइंट है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। सो लेट अस सी व्हाट इज ट्रेनिंग एंड व्हाट इज डेवलपमेंट। देखिए, ट्रेनिंग इज द प्रोसेस by which the aptitude, skills and abilities of the employees to perform a specific jobs are increased or enhanced। जब आप किसी को ट्रेन करते हैं ना, तो किसी पर्टिकुलर जॉब को करने में उसकी स्किल को हम बढ़ाते हैं, इन्हांस करते हैं। समझिए बात को। ट्रेनिंग इज द प्रोसेस by which
द स्किल, आप सिर्फ स्किल भी लिखते हैं, ऑफ द एम्प्लॉइज टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक जॉब आर इंक्रीज्ड। कोई खास जॉब को करने के लिए उसके स्किल को, एबिलिटीज़ को, एप्टीट्यूड को हम इन्हांस करते हैं, इंक्रीज करते हैं। और जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ट्रेनिंग इज़ द पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट, यानी कि डेवलपमेंट एक ब्रॉड वर्ड है जिसमें ट्रेनिंग भी आ जाता है, एजुकेशन भी आ जाता है, ग्रोथ भी आ जाता है, सारी चीज़ें आ जाता है। तो डेवलपमेंट रेफर्स टू द लर्निंग अपॉर्चुनिटीज डिजाइंड टू हेल्प एम्प्लॉइज ग्रो। एम्प्लॉइज की ग्रोथ के लिए, उसको ग्रो कैसे करेगा, वो सारी चीज़ें इसमें शामिल होता है। उसकी लर्निंग, उसकी एजुकेशन, उसकी ट्रेनिंग, ये डेवलपमेंट में आता है। तो एक बड़ा शब्द है, व्यापक शब्द है। So development refers to the learning opportunities designed to help employee grow. Now let us come to another point, and this is the sixth point, performance appraisal. Performance appraisal, this is the sixth point. अभी परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है? जब आप कोई ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर आपको जज किया जाता है। यहाँ पे जैसे थम्स अप और ये करके किया है ऐसा नहीं, लेकिन आपको वहाँ पे जज किया जाता है आपके परफॉर्मेंस के आधार पर कि आपने कैसा काम किया। ठीक है, तो परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब क्या होता है? परफॉर्मेंस अप्रेजल मीन्स इवेलुएटिंग एन एम्प्लॉयज करेंट and or past performance as against certain predetermined standards. एम्प्लॉयज के परफॉर्मेंस को इवेलुएट करना इन कंपैरिजन टू द सेट स्टैंडर्ड, कि इसके हिसाब से उसने कैसे परफॉर्म किया। अब इसको जज करने का, किसी के परफॉर्मेंस को जज करने का अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग तरीका अपनाता है। कुछ लोग फॉर्मल तरीका अपनाता है, कुछ लोग इनफॉर्मल तरीका अपनाता है, लेकिन उसके परफॉर्मेंस को जज किया जाता है। आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपका परफॉर्मेंस ही सबसे ज़्यादा मैटर करता है। तो ये परफॉर्मेंस अप्रेजल देखा जाता है, ये बहुत मायने रखता है किसी भी एम्प्लॉय के लिए। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, promotion and career planning, and this is the seventh point. Promotion and career planning. अब ये promotion and career planning क्या होता है? It becomes necessary for all organizations to address career related issues and promotional avenues for their employees. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ये तय करना होता है कि हमारे एम्प्लॉय को हम सिर्फ सिलेक्ट कर लिए, रिक्रूट किए, ट्रेन कर दिए, उसका परफॉर्मेंस अप्रेजल किए तो काफ़ी नहीं है। हमें देखना है कि उसका कैसे ब्रॉडर डेवलपमेंट हो, उसको हमें प्रमोशन यानी कि प्रोमोशनल एवेन्यूज़ देना होगा, अपॉर्चुनिटीज देना होगा कि ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी ग्रो कर सके। तो ये मैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता रहा हूँ, लेकिन आप केवीएस में भी देखो तो केवीएस में क्या होता है कि जो एक पीजीटी है वो बाद में वाइस प्रिंसिपल बनता है, प्रिंसिपल बनता है, एसी बन सकता है, डीसी बन सकता है। सो देयर इज़ अ प्रमोशनल एवेन्यूज़ देयर। तो उसके प्रमोशनल एवेन्यूज़ के बारे में तय करना पड़ता है और उसके कैरियर प्लानिंग के बारे में भी सोचना होता है। तो प्रमोशन क्या होता है? प्रमोशन मीन्स एम्प्लॉय बीइंग प्लेस्ड इन पोजीशन ऑफ इंक्रीज्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि एक सब्सटेंशियल ग्रोथ उसका होता है इन टर्म्स ऑफ पे, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एवरीथिंग, स्टेटस। तो उसको उसके कैरियर प्लानिंग के बारे में और उसके प्रमोशन के बारे में, खास करके जो रेपुटेड कंपनीज हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ को अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो सुपरवाइजर के पद में होता है, जो छोटे पद में भी होता है, उसको इतनी अपॉर्चुनिटीज देता है कि दे ग्रो इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड लेटर ऑन दे राइज टू बी manager of the company. So this happens in the big companies, reputed companies, and this becomes the key of the success of such organizations. And finally, the last point is the compensation. This is the 8th point and last point, compensation. ऐसे कंपनसेशन का मतलब क्षतिपूर्ति से होता है, लेकिन यहाँ पे आप किसी की क्षतिपूर्ति कैसे करेंगे? उसको
आप रिवॉर्ड करेंगे इन टर्म्स ऑफ पे एंड सैलरीज एंड ऑल दिस. सो कंपनसेशन refers to all forms of pay or rewards going to employees. It may be in the form of financial incentives or non-financial incentives. फाइनेंशियल हो सकता है, नॉन फाइनेंशियल हो सकता है. फाइनेंशियल में भी डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट लाइक वेजेस सैलरीज वगैरह हो सकता है, और इनडायरेक्ट पेमेंट्स में जो भी इंश्योरेंस वगैरह वगैरह होता है. तो ये सारी चीज़ें, यानी कि फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल दोनों टर्म्स में जो मिलता है, अलाउंसेस वगैरह मिलता है, लाइक कार अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, like this, all this, these are also the facilities. So these are the ways of benefiting, compensating the employees services. So this is the final point, and they should be fairly compensated. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको फेयरली कंपनसेट करता है, यानी कि उसको उसकी क्वालिफिकेशन, उसकी एबिलिटी के अनुसार पे, सैलरी वगैरह सारा कुछ देता है. सो दिस वे देर आर 8 पॉइंट्स. फिर मैं एक बार डिस्कस कर दूँ कि स्टाफिंग रेफर्स टू फिलिंग एंड कीपिंग फिल्ड द जॉब पोजीशंस इन एन ऑर्गेनाइजेशन. इस डेफिनेशन को बिल्कुल याद करें आप, फिर ये 8 पॉइंट्स को याद करें और इसको एक्सप्लेन करें. बेहतर है आप एक बार एनसीईआरटी बुक पढ़ें और उसके हिसाब से उसको आप एक्सप्लेन करें. सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे regarding staffing and staffing process. Thank you.